अपने देश हित से ज्यादा अपने क्षुद्र राजनीतिक हित को देखें तो कहीं ना कहीं इसी तरीके की आपको वो बयानबाजी और इसी तरीके का आपको रवैया नजर आएगा, क्योंकि इसके अंदर तीन बिंदु है। तीन बिंदुओं के ऊपर मैं बार बार बात करता हूँ। पहला बिंदु इसके अंदर यह है कि देश के लिए ये कितना फायदेमंद है, देश के लिए कितना लाभदायक है। पहले तो इसके ऊपर अगर चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी चर्चा होगी, और मुझे ऐसा लगता है कि इससे नुकसान वाली कहीं पे कोई चीज नजर नहीं आती। एक तो जिस तरीके से सबसे बड़ा फायदा तो जिस तरीके से आर्थिक रूप से कहा जाता है कि भाई जो धन खर्च होता है उसके अंदर फर्क पड़ेगा, उसके बाद में सरकारों का काम स्मूथ चलेगा, देश विकास की गति पकड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज मेरा ये मानना है, आज जिस तरीके से सोशल मीडिया का जमाना है, और सोशल मीडिया के अंदर आप देखेंगे कि जिस तरीके से विभाजनकारी बातें बातें करके और राजनीतिक लाभ के लिए समाज के अंदर एक विघटन पैदा करने की या पोलराइजेशन करने का जो एक प्रयास होता है, कहीं ना कहीं उसमें भी कमी आएगी। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि मई जून के अंदर लोकसभा के चुनाव हुए, अब हरियाणा और कश्मीर के चुनाव हो रहे हैं, 2 महीने बाद में महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव होंगे। हम्म। तो जिस तरीके से राज्यों के अंदर चुनाव होते हैं, उसी तरीके से पार्टियां अपने अपने पक्ष के अंदर राजनीतिक लाभ लेने के लिए, और जो जात के आधार पे, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे जिस तरीके से, तो एक उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कमी आएगी, क्योंकि चुनाव एक बार होगा और उसके बाद में आप ये मान के चलिए कि सारा का सारा मामला 4 साल के लिए देश जो है वो विकास की तरफ बढ़ चलेगा। पहली बात तो लाभ की बात है। जी। दूसरा दूसरा बिंदु है इसके अंदर, ये व्यवहारिक है या नहीं है, तो इसके लिए जरूर निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि जब भी ऐसी कोई अवधारणा निकल करके आए, और इसके अंदर आपको ये भी समझना पड़ेगा, ये अवधारणा कोई पहली बार नहीं आई है। ये सन 1982 के अंदर जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने भी चुनाव आयोग से इस बारे में विमर्श किया था, और चुनाव आयोग ने उस टाइम भी इस अवधारणा का अवलोकन किया था कि हमें वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर सोचना चाहिए, और 99 के अंदर भी ये विमर्श का विषय था। और आज अगर विमर्श का विषय है, तो मेरा यह मानना है कि अगर आप देश हित को अपनी राजनीतिक हित से सर्वोपरि रखते हैं, तो कम से कम विमर्श विमर्श में आइए, इसकी व्यवहारिकता पर चर्चा कीजिए, इसके लाभ हानि की चर्चा कीजिए। केवल और केवल ये किसी भी चीज के अंदर नट करके खड़ा हो जाना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं से भी कोई उचित नहीं है, क्योंकि आप इसके प्रसंगों पे चर्चा कर सकते हैं। और इसके अंदर व्यवहारिकता की हम बात करें तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। सबसे पहले तो जो लोक नीति अधिनियम अधिनियम 1951 है, सबसे पहले उसके अंदर बड़ा संशोधन करना पड़ेगा। उसके बाद में धारा 72 है, धारा 74 है, जिसके अंदर राज्यों को, क्योंकि हमारा देश जो है वो एक फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी कि एक हमने संघवाद को अपनाया है, और संघवाद के अंदर जिस तरीके से राज्य सरकारें हैं, उनका भी इसके अंदर कंसेस यानी उनकी भी सहमति आवश्यक है। और उसके बाद में जिस तरीके से मान लीजिए आज डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट कार्यकाल होता है, तो उसके कार्यकाल को कम करना या कार्यकाल को बढ़ाना, क्योंकि अभी जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत तो केवल 6 महीने या ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक आप उसको बढ़ा सकते हैं, और चुनी हुई सरकार को आप अपदस्थ नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको धारा 72 में और धारा 74 में भी आपको बदलाव करना पड़ेगा। हम्म। उसके बाद में जिस तरीके से उस चुनाव होने के बाद में मान लीजिए कहीं कोई सरकारें बीच में कोई डिस्टर्ब होती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरीके से बहुदलीय प्रणाली हो, उसके अंदर भी एक 51% मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। कई बार हंग पार्लियामेंट आती है, हंग असेंबली आती है, तो उस समय आपने देखा होगा कि सरकारें जो है अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती। अब मान लीजिए उसके अंदर एक व्यवहारिकता ये भी बनती है कि जितने अगर लोग कोई बैठे हैं सरकार प्लीज 1 साल शांत बाद रहे। में पदस्थ होती है, तो क्या 4 बजे 4 साल कोई के लिए इंटरेक्शन नहीं उसको करनी मेरे को। देश को उस राज्य को किस तरीके से चलाया जाएगा। तो यदि इन चीजों के लिए धारा 82 और धारा 84 उसके ऊपर भी आपको बहुत बड़ा उसके अंदर आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। तो व्यवहारिकता के अंदर ये कितना तर्क संगत है नहीं संगत है, इसके ऊपर आप चर्चा कर सकते हैं, मेरा ये मानना है। और इसके अंदर अगर देश के लिए लाभकारी हो, देश के लिए जिसको कहते हैं अगर फायदेमंद हो, तो निश्चित रूप से देखिए हर चीज का समाधान बातचीत से और मंत्रणा से ठीक है। निकाला जा सकता है। क्योंकि जब हम्म। हमारे देश के नीति नियंताओं ने हमें संविधान दिया, तो हम्म। ऐसा नहीं है कि वो उस समय सब कुछ परिपूर्ण था, उसके अंदर 100 से ज्यादा ठीक है, संविधान ठीक है सर। संशोधन हुए हैं ना हम्म। समय समय के हिसाब से। जी। ठीक है जी सर। अमित तिवारी जी, कैसे ये व्यवहारिक होगा, क्या फायदा देश का होगा, और बाकी जो पार्टीज हैं, आपके विपक्ष के जो साथी हैं, उनके साथ कैसे सामंजस्य बैठा पाएंगे आप लोग? अमित जी। देखिए, सर्वप्रथम तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और समय देने के लिए।
देखिए, इस विषय पर श्री कोविंद जी ने जो रिपोर्ट सबमिट करी है, अगर उस रिपोर्ट की आप प्रमुख बिंदुओं को देखें, तो जी। उसमें पहला ये है कि पूरे देश में एक साथ इलेक्शंस होंगे, विधानसभा के भी और लोकसभा के भी। और इसके 100 दिन के बाद, 100 दिन के अंदर, ये होने के अंदर 100 दिन के भीतर ही आपको लोकल बॉडीज के इलेक्शन कराने पड़ेंगे। दूसरा बिंदु ये था कि अगर कोई भी सरकार अगर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती है हंग इलेक्शन के केस में या नो मेजोरिटी के केस में, तो उसमें फिर से इलेक्शंस होंगे और जो विधानसभा का जो टाइमलाइन रहेगा वो लोकसभा के टाइमलाइन को मैच करेगा। हम्म। और इसके लिए जो आर्टिकल इसका विवरण देती है वो आर्टिकल 83 और 172 है, उसमें संशोधन के लिए रिकमेंडेशन किया गया है। हम्म। उसके बाद कॉमन इलेक्टोरल रोल और वोटर आईडी कार्ड की बात की गई है और इसमें यह कहा गया है कि ये स्टेट्स के साथ इसके लिए कोलैबोरेट करना पड़ेगा। हम्म। और इसका विवरण जिस आर्टिकल में आता है वो है आर्टिकल 325, उसमें फिर रिकमेंडेशन बदलाव की ये दिया गया है। तो किस तरीके से बिंदुवार तरीके से सभी चीजों को उस रिपोर्ट में समझाया गया है और बताया गया है। और ऐसा नहीं है, जैसा कि आप अपने शुरुआती रिपोर्ट में भी बताया, कि ये होता आया है। जब देश में पहली बार इलेक्शंस हुए तो 51 से लेकर 67 तक ए वन नेशन वन इलेक्शन हो रहा था। हम्म। और इसके बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं महोदय, आप गौर कीजिएगा कि इसके बीच दो बहुत ही महत्वपूर्ण देश के ऊपर एक गंभीर घटनाएं होती हैं। 64 में नेहरू जी की मृत्यु होती है और 66 में शास्त्री जी की। उसके बाद भी 67 में पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन होता है, सुचारू रूप से होता है। हमें बात करनी पड़ेगी कि ये बाधित कब होता है। आप देखिए जिस तरीके से 68 और 69 में चुनी हुई सरकारों को जब गिराने का खेल चालू हुआ, उसके बाद 75 में इमरजेंसी देश को बंधक बना लिया गया, 84 में आपने देखा होगा सिखों का नरसंहार कर। तो इन सारी घटनाओं के कारण जब देश में अव्यवस्था चली, तब जाकर ये पूरी की पूरी प्रक्रिया बाधित ठीक हुई। है। तो हमें आज बात करना पड़ेगा हम्म। कि ये जो प्रक्रिया बाधित हुई उसको, कि कैसे वो परिस्थिति फिर दोबारा ना आने पाए, हम्म। कैसे हम खर्चों को कम कर सके। अब देखिए उस जमाने में तो 10 करोड़ में इलेक्शन हो जाता था। हाँ। आज अभी देखिए 19 का इलेक्शन 60,000 करोड़ हुआ, 24 का इलेक्शन उससे और बढ़कर आया। ठीक तो है। निश्चित तौर पे ये बड़े बड़े खर्चे हैं। और इलेक्शन कमीशन हमने हर वक्त ये कहा है हम्म। कि हम सक्षम हैं एक हम्म। देश में पूरे देश में एक साथ इलेक्शन कराने में। हम्म। तो इसके ये करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे, देश की क्षमता पर हमें विश्वास करना चाहिए, हमें ठीक है। अविश्वास नहीं ठीक करना है, चाहिए। मोहिन प्रकाश जी सर्वप्रथम के पास मैं चल रहा हूं। मोहिन प्रकाश जी, अगर देश का समय बच रहा है, देश का पैसा बच रहा है और व्यवस्थाएं ठप नहीं हो रही हैं, बार बार इलेक्शन कराने की वजह से विकास कार्य नहीं रुक रहा है, तो क्या आप लोगों को आगे आकर बात करने की जरूरत है इस मुद्दे पर? मोहिन जी। हाँ, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। मेरे साथी बीजेपी के जो लोग हैं, ये एक बात तो माननी पड़ेगी, एक प्रधानमंत्री, एक पार्टी, एक सुर में सबने बोलना है। ये इनकी मैं प्रशंसा करता हूं। देखिए जनाब, एक देश, एक प्रधानमंत्री, एक पार्टी, ये इनका एक जो है उद्देश्य है कि इस देश में कोई पार्टी ना बचे, कोई इस देश में इनको अपोज ना करे। ये तो हुई बात उसकी। जहां तक इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन की बात आती है, उसमें दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। जी। इन्होंने पूरे इतिहास की बात की, पीछे से खर्चे की बात की, लीगल पोजीशन की बात की, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि बार बार उनको बोलना ठीक नहीं है। जी। जो रिपोर्ट आई है वो इलेक्शन होंगे नहीं, वो प्रपोज किया गया है। अभी जब तक पार्लियामेंट इसे पास नहीं करती तब तक वो नहीं बना। बिल्कुल। व्यवहारिकता यह है कि जब देश आजाद हुआ, आजादी के साथ हमारी आबादी कितनी थी? आज हमारी आबादी 140 करोड़ है। खर्चे की जो 10 करोड़ की बात करते हैं, 10 करोड़ की कीमत उस जमाने में क्या थी, आज उस 10 करोड़ की कीमत क्या है? तो ये करोड़ों में गणना करना या कुछ और देखना, ये सब बेकार की बातें हैं। आज देश की जो हमारी आर्थिक स्थिति है, उसके हिसाब से क्या हम खर्च करने की स्थिति में है कि नहीं है? सबसे बड़ा जो प्रश्न है देश में कि लोकतंत्र को हम कैसे रखें। लोकतंत्र में जो लोगों का वोट डालना जो है वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। आप कभी खर्चा बचाने के लिए ये भी कह सकते हैं कि हम 10 साल बाद इलेक्शन कराएंगे, तो खर्चा तो बहुत ही कम हो जाएगा। 20 साल बाद कराएंगे तो साहब खर्चा नामो निशान नहीं बचेगा। ये सब बातें निरंतरता की बात, ये सिर्फ एक प्रयोग की बातें हैं। ठीक है। अभी आप देखिए हरियाणा और कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है, महाराष्ट्र में और दूसरी जगह झारखंड में इलेक्शन कराने की इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर दिए। दिल्ली के केजरीवाल जी ने कहा है नवंबर में इलेक्शन करा लीजिए, तो इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर दिए।
जब 4 स्टेट में आप नहीं करा पाते ठीक तो है। कहाँ करा नहीं। एक मैं बात वो कह दूं, जी। अभी पीछे सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि पूरे देश के लोकसभा के इलेक्शन 2 महीने में कराए गए। हम्म। पूरे 2 महीने देश को बंधक रखा गया। तो अगर आप पूरे देश के इलेक्शन लोकसभा राज्यसभा के एक साथ कराएंगे तो क्या 6 महीने तक पूरे देश को बंधक ठीक है, रखेंगे अमित जी आप? आऊंगा, थोड़ा सा रुकिए प्लीज। ठीक है सर, मैं एक कमेंट यश भारती जी का पहले लूंगा, फिर उसके बाद अमित जी मैं आपके पास आ रहा हूं। यश भारती जी, क्या स्टैंड आप लोगों का? देखिए, समाजवादी पार्टी का बड़ा स्पष्ट कहना है, वन नेशन वन इलेक्शन का जो ये ढोंग रचे है, इस ढोंग के हम लोग खिलाफ हैं। क्यों खिलाफ है? बड़ा स्थिति स्पष्ट है। ये क्या कर रहे, ये पलटी मार सरकार है और पलटी मारों के दम पे है। इनका हर निर्णय पे ये पलटी मारते हैं। अभी निरंजन पोद्दार जी ने कहा कि एक बातचीत का रास्ता होना चाहिए। नोटबंदी में इन्होंने तो अपने सहयोगियों से बात नहीं करी, वित्त मंत्री को नहीं पता था। ये जो फैसले लेते हैं, उन फैसलों पे क्या जनता को देते हैं। जीएसटी रात में भारत में लागू करी, 300 से ज्यादा अमेंडमेंट्स करना, भी राज्य सरकारें अपना अधिकार से वंचित है, लगातार विरोध चलता है। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो इन सरकार ने लिए, किसानों के बिल को वापस लेना पड़ा, और भी चीजें। तो पलटी मार सरकार केवल जनता को भ्रमित करने के लिए, ढोंग रचने के लिए इसे प्रचारित कर रही है। दरअसल पे इसकी तैयारी कुछ भी नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन हो, तो लगातार उपचुनाव कराने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अभी लोकसभा चुनाव तो अपने विधायकों को क्यों लोकसभा, ज्योतिराज सिंधिया जो राज्यसभा के सदस्य थे उनको लोकसभा चुनाव क्यों होता है? तो ऐसे बहुत सारे। दूसरी बात, ये जो इनकी नजर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, जब वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा, हम मान लेते हैं अगर हो जाएगा, तो जो इनकी तिरछी नजर पड़ती है, जो इनके पक्ष की सरकार नहीं होती, उस सरकार को बचे रहने देंगे ये अभी तक इन्होंने बचे रहने दिया है। तो जिस तरीके से ये सरकार गिराते हैं, विधायक गिराते हैं, लोकसभा में सांसद गिराते हैं, जो इनका रवैया है वो रवैया साफ दिखता है जनता को। खुद भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र की दुहाई देती है, हमारे यहाँ लोकतंत्र हमारी पार्टी में, अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बताते हैं। दूसरा सवाल ये होता है, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हो, लेकिन हो वन नेशन वन इलेक्शन आप खुद कह रहे हो प्रस्ताव में 14 दिन इलेक्शन, तो कहां वन नेशन वन इलेक्शन? अंतर तो हो गया। आप खुद ये सिफारिश दे रहे हो कि वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होगा, तो फिर क्यों जनता को गुमराह कर वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पे? ठीक है। 100 दिन के बाद जब इलेक्शन होगा तो यानी 2 बार हो गया ना इलेक्शन, आचार संहिता बनेगी। तो ये जो गुमराह करने वाली राजनीति भारतीय चल रही है, चंदे का धंधा ठीक है, बहुत जल्दी से एक रिएक्शन अमित जी का लूंगा, फिर मैं ठीक है, फिर मैं निरंजन जी के पास जाऊंगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है अमित जी रखिए, बहुत संक्षेप में रखिएगा थोड़ा। बिल्कुल, देखिए इस चर्चा में निकल कर आया कि दिल्ली की सरकार बोल रही है दिल्ली का इलेक्शन कराने के लिए, तो भैया आप जाइए विधानसभा को भंग कीजिए, इलेक्शन होंगे। आप तो सरकार चला रहे हैं ना, आम आदमी पार्टी की इंडिया अलायंस की सरकार दिल्ली में चल रही है। आपको बोलिए कि आपको सरकार नहीं चलाना, आप भंग कीजिए, आप तो वहां पे मुख्यमंत्री बना रहे हैं, तो भंग कीजिए वहां आपका विधानसभा, तो वहां पर भी इलेक्शन हो जाएगा। दूसरी बात, वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब इन वन डे इलेक्शन नहीं होता है जी। वो एक प्रक्रिया होती है, 6 महीने तक चलेगा, बिल्कुल 6 महीने तक चलेगा, और 6 महीने के बाद आप 4.5 साल तक सुचारू रूप से सरकार चला पाएंगे। दूसरी बात देखिए मनोज, एक चीज समझनी पड़ेगी कि एसी कमरों में बैठकर, एसी गाड़ियों में घूमकर आप सिर्फ वितर्क कर सकते हैं। एक सकारात्मक तर्क क्या, ये सकारात्मक तर्क कीजिए, फालतू की बातें मत किया कीजिए। जिस हिसाब से, अरे भाई साहब बात एक एक करके प्लीज प्लीज, एक एक करके एक बार सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। जिस हिसाब से ये बात करते हैं, आप देखिए जीएसटी के माध्यम से टैक्स का सरलीकरण हुआ या नहीं हुआ? निश्चित रूप से हुआ। चलिए ठीक है, ये ठीक है, मैं चूंकि अब समय कम है, निरंजन जी ठीक है, निरंजन जी से एक फाइनल रिएक्शन ले रहा हूँ, वो कुछ कहना भी चाह रहे हैं। ठीक है, बिजली का सरलीकरण, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है निरंजन जी अपनी बात कुछ रखना भी चाह रहे हैं, एक फाइनल रिएक्शन बहुत जल्दी से, बिना एक दूसरे सभी पार्टियों की सलाह मशवरा और सामंजस्य के ये संभव नहीं हो पाएगा क्या पोद्दार साहब? निश्चित रूप से देखिए पराग जी, जब हमारा देश बहुदलीय है तो यहाँ पे सर्वसम्मति या एक जिसको कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सहमति बनानी जरूरी है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि अभी भी इस देश के अंदर आपने देखा होगा लोकसभा चुनावों के साथ साथ आंध्र प्रदेश के भी चुनाव है, उड़ीसा के भी चुनाव है और अरुणाचल प्रदेश के भी चुनाव है। वहां तो चुनाव आए तो कोई समस्या नहीं आई। तो कहने का तात्पर्य इसके अंदर थोड़ा सा अगर इधर से सहयोग हो
थोड़ा सा उधर मेरा एक ही मानना है कि जी। इसकी व्यवहारिकता के ऊपर बैठ करके विमर्श तो कम से कम किया ही जा सकता है ना। ठीक है। केवल किसी भी चीज को आप 10 सेकंड और दूंगा, केवल आप देश को 1947 की स्थिति में चलाना चाहते हैं। ठीक है, यानी IT एक्ट आया, बैठकर सोचकर समझने की जरूरत है कि क्या इस पर हो सकता है अगर ये प्रस्ताव आया है और अगर बिल ये आता है सदन के अंदर। बहुत शुक्रिया, चूंकि वक्त अभी के लिए मुझे इतनी इजाजत दे रहा। आप सभी से बहुत धन्यवाद करता हूं, आप लोग चर्चा का हिस्सा बने, इंडिया न्यूज की इस बड़ी बहस में शामिल हुए। तो एक देश एक चुनाव को लेकर इस देश में एक बार फिर से बहस तेज हो गई है। अब चूंकि मोदी कैबिनेट से प्रस्ताव पास हुआ तो सदन में लाने की तैयारी